आशीष, हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान। जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सांसद बने हैं, दूसरा टर्म है चिराग पासवान का और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुद बातचीत करने के लिए। चिराग, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। आप एक बार फिर से सांसद बने, लगातार दूसरा टर्म आपको मिला है। थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। चिराग, अब किस तरह से आप देख रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को, किस तरह से देख रहे हैं आगे? क्या सरकार में अपनी कोई भूमिका देख रहे हैं? सरकार में मैं अपनी कोई भूमिका नहीं देख रहा हूं, बट डेफिनेटली उम्मीद करता हूं कि सरकार में पार्टी की हमारी जरूर एक अहम भूमिका होगी। निरंतरता में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं कैबिनेट में, और इस बार भी अगर लोक जनशक्ति पार्टी को कैबिनेट में अगर रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ही करेंगे। नहीं, हालांकि आपके पिताजी तो चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया था इस बारे में तो उन्होंने कहा था कि कौन बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा आगे बढ़े। आपके मन में कुछ ऐसी इच्छा है? सही बात है, पर मुझे लगता है उन्होंने ये अपनी भावना सिर्फ एक पिता के नाते उन्होंने प्रकट की थी। उन्होंने ये कहा था कि हर बाप चाहता है कि उनका बेटा उनसे आगे निकले। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एक पिता के नाते उन्होंने इन बातों को रखा था। बट संसदीय बोर्ड की कल बैठक हुई और उसमें मैंने ही ये प्रस्ताव सामने रखा था बोर्ड के सदस्यों के सामने कि अगर पार्टी का प्रतिनिधित्व कोई करे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही करें, क्योंकि निरंतरता में वो करते आए हैं, उनका एक अपना अनुभव है। और जहां तक रही बात मेरी, मैं अभी पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूं आने वाले 2020 में जो बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले, मेरा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित है। अभी से ही मैं उसकी तैयारियों में लग गया हूं। कौन सी संभावित सीटें होंगी, कौन से संभावित प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़ सकते हैं, उन सारी तैयारियों में मैं लग चुका हूं। और 2019 की ही तरह मैं चाहता हूं कि हमारा गठबंधन 2020 में भी एक बड़ी जीत हासिल करे बिहार विधानसभा चुनाव में। हाँ, चिराग, रामविलास पासवान जी ये भी कहते हैं कि वो आपको लीड करते हुए देखना चाहते हैं। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं, 2020 में है बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें आप खुद को एक लीड भूमिका में देख रहे हैं? देखिए, लीड भूमिका मतलब मुझे नहीं पता कि आप किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कह रहे हैं, बट हाँ, लीड भूमिका अगर आप पार्टी की बात करें तो जरूर वहां पे मैं जरूर इसको लीड करूंगा। बट अगर आप किसी और परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिहार में हमारे पास नीतीश कुमार जी, जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के, वो अपने में एक बहुत बड़ा चेहरा है, अपने में एक बहुत बड़ा नाम है। निरंतरता में उन्होंने हमारे प्रदेश का पिछले 13 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्हीं के चेहरे के साथ हम लोग आने वाले 2020 के चुनाव लड़ेंगे। अच्छा चिराग, एक चीज ये बताइए कि इस बार जो मैंडेट मिला है वो तो सब जानते हैं कि कितना जबरदस्त मैंडेट मिला। एलजेपी भी सभी 6 की 6 सीटें जीती बिहार में। पूरे देश में किस तरह का मैंडेट मिला? इस जबरदस्त जनादेश के पीछे आप क्या क्या फैक्टर देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है इसका बस कारण एक हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम और दूसरा एनडीए का काम। पिछले 5 साल में जो एनडीए ने कार्य किए हैं और जिसके माध्यम से हम लोग घर घर तक पहुंचने में हम लोग सफल रहे। कई ऐसे लाभार्थी हैं रोहित जी, जो कि पिछली बार 2014 के चुनाव में हम लोग के साथ नहीं थे, बट इस बार जिस घर में गैस का कनेक्शन लगा है उज्ज्वला के माध्यम से, या जहां पे शौचालय बने हैं, या जिस गांव में बिजली पहुंची है, या जिस गांव तक सड़क पहुंची है, मुझे लगता है ये तमाम ऐसे लाभार्थी हैं जिनका विश्वास हमारे गठबंधन पर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर बढ़ा। और ये लाभार्थी कई ऐसे हैं जो कि इस बार हमारे साथ जुड़े, हमारे गठबंधन पर उन्होंने पुनः अपना विश्वास कायम किया। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का नाम विदाउट गोज विदाउट सेइंग वो है, बहुत बड़ा नाम है। उनके नाम को लेकर जो लोगों में उत्साह 2014 में था उससे ज्यादा इस बार हम लोग को देखने को मिला। तो प्रधानमंत्री जी का नाम और एनडीए का काम, मुझे लगता है ये 2 सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। और इसके साथ हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, 2014 में वो हमारे साथ नहीं थे, बट इस बार जिस तरीके से वो हमारे गठबंधन में आए उसने हमारे गठबंधन को बहुत ज्यादा मजबूती दी। तो मुझे लगता है कलेक्टिवली ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इतनी बड़ी जीत के लिए। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा चिराग आपसे कि आप लोगों का गठबंधन था बिहार में, एक महागठबंधन और बना था, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर वो गठबंधन बनाया था। आरजेडी विधानसभा चुनाव में भी अच्छा परफॉर्म उसने किया, सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी सामने आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या ऐसी वजह मानते हैं कि 40 में से 39 सीटें एनडीए ले गया, 1 कांग्रेस के पास रह गई और आरजेडी 0 पर सिमट गया? इसके पीछे इतना डाउनफॉल जो हुआ आरजेडी का, इसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है?
देखिए, जैसा मैंने कहा कि जीत के भी मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हार के लिए भी मुझे लगता है मल्टीपल फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मुझे लगता है महागठबंधन में वो सहजता नहीं थी। हम लोग आखिर तक हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से सीटों के चयन को लेकर रसाकसी चल रही थी, जिस तरीके से प्रत्याशियों के नामों को लेकर एक आम सहमति नहीं बन रही थी। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर हम लोगों ने देखा कि राजद, मेरे दोनों छोटे भाई, उन्होंने अपने अपने अलग अलग प्रत्याशी एक ही एक सीट पर उन्होंने उतारे। तो मुझे लगता है वो सहजता का नहीं होना, और साथ में जिस तरीके से मेरा छोटा भाई तेजस्वी इस गठबंधन को लीड कर रहा था या मिसलीड कर रहा था, जो भी आप बोले, पर वो मुझे लगता है कि वो सफल नहीं हो पाए, वो कामयाब नहीं हो पाए इस अलायंस को मजबूती से एक साथ बनाने के और उसको प्रेजेंट करने के भी। कई ऐसे मंच हमने देखे कि जहां पर महागठबंधन के नेता एक साथ आने में कतरा रहे थे। राहुल जी की कई ऐसी सभाएं शुरू में हमने देखी जिसमें राजद के नेता नहीं जाते थे उस मंच पर। तो कहीं ना कहीं ये संदेश नीचे कार्यकर्ताओं में भी नहीं पहुंचा कि गठबंधन मजबूत है और एक साथ है, और मुझे लगता है कि लोगों का भी विश्वास इस पर नहीं हुआ। और दूसरा मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर नैरेटिव इन लोगों का पूरी तरीके से गलत रहा। आज की तारीख में जनता को इस बात की चिंता नहीं है कि संविधान खतरे में होगा या आरक्षण खत्म हो जाएगा या लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, जैसा महागठबंधन के नेता निरंतर कहते रहे। लोगों का विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री सबसे पहले पार्लियामेंट में घुसकर संविधान की शपथ खाता है और कहता है कि भैया देश चलेगा तो सिर्फ एक ग्रंथ के आधार पर, वो होगा संविधान। तो ये लोग वहां पर नैरेटिव पेश करने की संविधान खतरे में है। उपेंद्र कुशवाहा जी खुद बोलते हैं कि भैया अगर हमारे पक्ष में रिजल्ट नहीं आए तो सड़कों पर लहू बहेगा। अपने समर्थकों को कहते हैं कि आप हथियार उठा लें, और उसके बाद इल्जाम हम पर लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हम लोग करेंगे अगर मोदी सरकार आएगी। मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या उस दिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने खुद कर दी, जिस तरीके से इन्होंने जनादेश को स्वीकारने से इनकार कर दिया। तो मुझे लगता है ये सारे फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि महागठबंधन की इतनी बड़ी हार हुई। राजद, मुझे लगता है जब से उसका गठन हुआ पहली बार ऐसा है कि एक भी सदस्य उनका लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर मेरे छोटे भाई तेजस्वी की भी एक बहुत बड़ी हार है। मुझे लगता है उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नेता प्रतिपक्ष के पद से उनको स्वतः नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा चिराग, एक चीज और, इस चुनाव में हमने देखा कि बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जब पीएम मोदी ने कहा कि मैं भी चौकीदार, उसके बाद किस तरीके से चौकीदार चोर है कहा गया कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका गांधी जो है दुर्योधन कह रही थी प्रधानमंत्री मोदी को। जिस तरह से आप बता रहे हैं अभी कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से कहा कि अगर नतीजे नहीं आते हमारे पक्ष में तो सड़कों पर खून बह जाएगा, तो और बहुत ज्यादा ईवीएम हो गया। आपको लग रहा है कि इसने कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में एक नेगेटिव इंपैक्ट डाला और ये नेगेटिव प्रचार के तौर पर पब्लिक ने इसको लिया और इसका नतीजा फिर पब्लिक ने अपने वोट के तौर पर दिया है? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है, और मतलब मेरा ईमानदारी से मेरा भी मानना है कि नकारात्मक प्रचार कभी भी आपके पक्ष में नहीं जाता है। आप जितना पॉजिटिव आप प्रमोशनल कैंपेन रखेंगे, हम लोग जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें करते थे, कई लोगों ने खैर हम लोग के ऊपर आरोप भी लगाया कि हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा सेना का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बट सेना का इस्तेमाल करने वाली बात नहीं है। ये भी एक देश के जब चुनाव होते हैं, ये कोई मुखिया का चुनाव नहीं है। जब देश के आप चुनाव की बात करें तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी अपने बड़े में एक बहुत बड़ा विषय है, और जनता को कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा का भाव दिलाना भी मुझे लगता है एक बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बंबई तक आतंकी आकर हमला कर देते थे, पर पिछले 5 सालों में हम लोगों ने देखा कि कोई बड़ा ऐसा आतंकी हमला हमारे देश में नहीं हुआ, और जो भी घटनाएं घटी पुलवामा की हो या उरी की हो, वो भी 2-2.5 जिले तक सीमित होकर रह गई। बट वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी जिस तरीके से महागठबंधन ने निरंतर एक नकारात्मक प्रचार की शैली रखी, भाषा की मर्यादा को पूरी तरीके से उन्होंने गिराया। जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष चौकीदार चोर है जैसे एक अशोभनीय नारे के साथ वो सामने आए, मुझे लगता है एक बड़े वर्ग, एक बड़े समाज को उनकी इन बातों से उनको ठेस पहुंची, अपमानजनक ये उनका नारा था। मैं खुद जिस समाज से आता हूं, पासवान माने ही जाते हैं चौकीदारी के पेशे के लिए। हम लोग का जो प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा है वो चौकीदारी ही रहा है। तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर पर ये एक बहुत ज्यादा अपमानजनक ये टिप्पणी थी। और मुझे लगता है कि आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप भूल जाते हैं कि आप पूरे समाज का आप विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सारी चीजें बैकफायर की। अगर मैं राजद की भी बात करूं, राजद के नेता जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए पलटू चाचा, पलटू राम, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते थे, आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि जनता इस तरीके की बातों को या इस तरीके की भाषा को सुनना पसंद करती है। तो मुझे लगता है कि ये भी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे जिस महागठबंधन की इतनी बड़ी हार के लिए। अच्छा चिराग, एक चीज और, अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में किस तरह से उठापटक चल रही है इस हार के बाद। आत्मचिंतन की मुद्रा में कांग्रेस है, लेकिन राहुल गांधी जो है अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अब वो कह रहे हैं कि हमको बियॉन्ड गांधी सोचने की जरूरत है। वो कह रहे हैं नेक्स्ट अध्यक्ष चुनो, लेकिन न वो सोनिया गांधी होंगी, न वो प्रियंका गांधी होंगी, गांधी नहीं होगा। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं?
इस चुनाव के हार के बाद आपको लग रहा है कि अब इंट्रोस्पेक्शन की स्थिति आ गई है कांग्रेस में बहुत ज्यादा? मुझे लगता है पूरी तरीके से उनका अपना इंटरनल जी नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है पूरी तरीके से उनका इंटरनल मैटर है। मुझे एज एन आउटसाइडर जब मैं कांग्रेस को मैं देखता हूं, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी रही है, उसमें जब सेकंड लाइनर नहीं है, ये मेरे लिए थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। मतलब आज अगर राहुल जी अगर उस पार्टी का अगर नेतृत्व नहीं करें तो इनके पास कोई सेकंड लाइनर ही नहीं है, और उसके लिए समय दिया जाता है 2 महीना 3 महीने की एक टाइम लिमिट सेट की जाती है कि आप एक नया अध्यक्ष ढूंढें। ये जरूर मेरे लिए एक आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद इतने वरिष्ठ नेता जिस पार्टी में है उनमें से कोई एक भी नेता समर्थ नहीं है कि वो उस पार्टी का नेतृत्व कर पाए। ये आश्चर्यजनक है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है ये कांग्रेस का अपना इंटरनल मैटर है। राहुल जी की एक अपनी सोच है। जब उन्होंने इस बात को बोला कि गांधी परिवार के बाहर कोई होना चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो निरंतर हमारे प्रधानमंत्री जी वंशवाद परिवारवाद के ऊपर बोलते रहे, कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात का भी असर उनके ऊपर पड़ा। बट बहरहाल मैं तो खैर वंशवाद परिवारवाद पर मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूं, मैं खुद उसका आउटकम हूं। तो बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि राहुल जी किस सोच के साथ ये कह रहे हैं, क्यों वो नहीं चाहते कि कोई और उनके परिवार से बने, मुझे लगता है ये अपनी उनकी व्यक्तिगत सोच होगी। जो भी सोच रहे होंगे पार्टी के हित में सोच रहे होंगे। ठीक है चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपने हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके आगे राजनीतिक भविष्य आपको उज्जवल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज की तरफ से। थैंक यू। इंडिया न्यूज।